हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से प्रकार के बॉडी फ्लूइड्स होते हैं और किस रेशियो में वो प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ हम जानेंगे कि ह्यूमन बॉडी के टोटल वेट का कितने % बॉडी में वाटर पाया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि जिन व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी चैनल सब्सक्राइब करें और जिन सब्सक्राइबर ने अभी तक नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं किया है वो अभी नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं। बॉडी फ्लूइड्स आर लिक्विड्स विद इन दी ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में पाए जाने वाले जो तरल पदार्थ है वो बॉडी फ्लूइड्स कहलाते हैं। द टोटल बॉडी वाटर in adults of an average body fluid build is about 60% of body weight। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के कुल भार का लगभग 60% जो भाग होता है वह जल के द्वारा निर्मित होता है। ये कहावत भी आपने सुनी होगी, जल ही जीवन है। तो ह्यूमन जो बॉडी है उसके जो 5 एलिमेंट्स होते हैं प्रमुख रूप से, उन एलिमेंट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वाटर, जो लगभग उसके कुल भार का 60% होता है। दिस प्रपोर्शन ऑफ बॉडी फ्लूइड इज हायर इन यंग पीपल एंड इन एडल्ट। वयस्क व्यक्ति जो युवा है उनमें ये जो अनुपात है 60% वाला, ये 60% से भी ऊपर हो सकता है। इट इज़ लोअर इन द एल्डरली एंड इन ओबेसिटी इन ऑल एज ग्रुप। सभी आयु वर्ग के जो व्यक्ति है उनमें, जो वृद्ध व्यक्ति है उनमें, और जो ओबेसिटी जिनमें मोटापा अधिक होता है उनमें ये जो 60% का जो रेशियो वाटर का है ये बिलो होता है। अबाउट 20% ऑफ बॉडी वेट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर वाटर एंड अबाउट 38% इज इंट्रा सेल्यूलर वाटर। हमारी बॉडी का जो जल है वो 2 भागों में डिवाइडेड रहता है, इंट्रा सेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर। कुल जल का 22% भाग एक्स्ट्रा सेल्यूलर वाटर जो कोशिकाओं के बाहर रहता है और 38% है वह इंट्रा सेल्यूलर वाटर होता है जो कोशिकाओं के भीतर पाया जाता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति जिसका भार 70 किलोग्राम है, जनरल बॉडी बिल्ट है, उस व्यक्ति में लगभग 42 लीटर्स जल पाया जाता है। अब ये जो कुल जल होता है ये इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में डिवाइडेड रहता है। इसका जो रेशियो है वो 2:1 का होता है। इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड होता है उसका जो रेशियो अनुपात होता है 2:1 होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से जस्ट लगभग डबल होता है। आउट ऑफ विच 28 लीटर्स आर इनसाइड सेल एंड 14 लीटर्स आर आउटसाइड सेल। मीन्स इंट्रा सेल्यूलर जो कोशिकाओं को भीतर होता है लगभग एक 70 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति में 42 में से 28 लीटर इंट्रा सेल्यूलर वाटर होगा और 14 लीटर एक्स्ट्रा सेल्यूलर वाटर होगा जो कोशिकाओं के बाहर प्रेजेंट होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड 26% ऑफ टोटल वाटर फाउंड इन द बॉडी इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। कुल जितना भी जल होता है बॉडी में उसका लगभग 26% भाग एक्स्ट्रा सेल्यूलर या ECF होता है। इसके साथ साथ ECF इज डिवाइडेड इनटू नंबर 1 इंटरस्टिशियल फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के 2 भाग होते हैं, उसमें सबसे पहला है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, द फ्लूइड आउटसाइड बोथ द सेल्स एंड द ब्लड वेसल्स। ऐसा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो सेल्स और ब्लड वेसल्स दोनों से बाहर पाया जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। मीन्स जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, उनके बीच में जो गैप होता है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। उस स्पेस में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। द इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंपार्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू द लिम्फेटिक फ्लूइड एंड ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड। अब इंटरस्टिशियल के भी 2 भाग होते हैं। नंबर 1 लिम्फेटिक फ्लूइड कंपार्टमेंट। लिम्फेटिक फ्लूइड कंपार्टमेंट में जो लिम्फ होता है, लसिका होता है, भरा होता है, इसकी मात्रा लगभग 8 लीटर के करीब होती है। दूसरा होता है ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड। ये क्या होता है? द फ्लूइड दैट फिल्स अप द स्पेसेज ऑफ चैम्बर्स दैट आर क्रिएटेड फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ एपिथेलियल सेल्स।
एपिथेलियल सेल्स की जो लाइनिंग्स पाई जाती है बॉडी में, उन लाइनिंग्स के बीच में कुछ स्पेस होता है, चैम्बर्स होता है, उसमें भरा हुआ जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसको ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं। इज़ अबाउट 4 लीटर्स। तो ट्रांस सेल्यूलर 4 लीटर होता है और लिम्फेटिक फ्लूइड लगभग 8 लीटर पाया जाता है। दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इंट्रावास्कुलर फ्लूइड। वास्कुलर वॉल्यूम एंड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम। जो ब्लड वेसल में जो प्लाज्मा होता है और जो अन्य जो फ्लूइड होता है वो इंट्रावास्कुलर, अर्थात जो ब्लड वेसल्स के अंदर पाया जाने वाला एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंट्रावास्कुलर फ्लूइड कहलाता है। द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड वेसल इज फाउंड इन 3:1 रेशियो। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो फ्लूइड होता है जो ब्लड वेसल्स में, उसका जो रेशियो 3:1 होता है। किस प्रकार होता है 3:1? द इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम इज अबाउट 12 लीटर्स एंड द वास्कुलर वॉल्यूम इज 4 लीटर्स। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसकी 12 लीटर अमाउंट लगभग बॉडी में होती है, जबकि इंट्रावास्कुलर की जो वॉल्यूम होती है वो 4 लीटर होती है। मीन्स इन दोनों इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और इंट्रावास्कुलर फ्लूइड में जो अनुपात है वो 3:1 का होता है। ये सीधी बात करें तो जो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड होता है उसकी तुलना में इंटरस्टिशियल फ्लूइड 3 गुना ज़्यादा पाया जाता है। द वास्कुलर वॉल्यूम इज डिवाइडेड इंटू द वीनस वॉल्यूम एंड द आर्टेरियल वॉल्यूम। ब्लड वेसल्स का जो वॉल्यूम होता है, फ्लूइड होता है, उसको 2 भागों में हम बांट सकते हैं। वीनस जो वेंस में प्रेजेंट रहता है और आर्टेरियल जो आर्टरी में प्रेजेंट होता है। सो दी एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड और ECF कंसिस्ट ऑफ ब्लड, प्लाज्मा, lymph, cerebrospinal fluid and fluid in the interstitial spaces of the body। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टोटल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ब्लड होता है, प्लाज्मा होता है, लिम्फ होता है, CSF होता है और इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड भरा रहता है वो मिलकर ECF का निर्माण करते हैं। इंटरस्टिशियल और इंटरसेल्युलर फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड बातेज ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी एक्सेप्ट द आउटर लेयर ऑफ स्किन। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहें या इंटरसेल्युलर फ्लूइड कहें या टिश्यू फ्लूइड कहें, ये फ्लूइड जो हमारे बॉडी के सेल्स होती है उनको तर रखता है, अर्थात नम बनाए रखता है। किसके अलावा हमारी जो स्किन होती है, उसकी जो आउटर लेयर होती है उसमें ज़रूर ये फ्लूइड नहीं होता, बाकी बॉडी की सभी कोशिकाओं को ये क्या करता है, नम बनाए रखता है। एवरी सेल विच इन कॉन्टेक्ट विद द ECF इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द कंपोजिशन ऑफ दैट फ्लूइड फॉर इट्स वेलबींग। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में जो भी खुली चीज़ें पाई जाती है, जो भी सॉल्वेंट पाए जाते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो भी आयंस पाए जाते हैं, वो सब कोशिकाओं को नीड को पूरा करते हैं। इसलिए कोशिकाएं सीधा सीधा एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड पे डिपेंड रहती है कि उनसे जो चीज़ें घुलित अवस्था में होती है फ्लूइड में वो कोशिकाएं रिसीव करती रहती है। और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के, वो कोशिकाओं के वेलबींग के लिए, कोशिकाओं को अच्छी अवस्था में रखने के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग रखने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो कोशिकाएं नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ECF पे डिपेंडेंट रहती है। माइनर चेंजेज इन कंपोजिशन ऑफ ECF कैन कॉज परमानेंट डैमेज। अगर एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के कंपोनेंट्स में जो संघटक पदार्थ है उसमें अगर थोड़ा सा भी बदलाव आ जाता है तो कोशिकाएं में डैमेज होने लगता है, क्योंकि कोशिकाओं की जो आवश्यकताएं होती है वो पूरी नहीं हो पाती, बॉडी का होम्योस्टासिस गड़बड़ा जाता है। सो एनी चेंज इज देयरफॉर रजिस्टर्ड बाय द बॉडी। इसलिए बॉडी में थोड़ा सा भी ECF में थोड़ा बदलाव होता है, बॉडी क्या करने इसका विरोध करने लगती है, मतलब होम्योस्टासिस मैकेनिज्म स्टार्ट होने लगता है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि होम्योस्टासिस कैसे होता है, किस प्रकार इसको अपन मैनेज कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक ये नहीं देखा है वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें अलग से होम्योस्टासिस का जो वीडियो है उसमें जाके आप इसको डिटेल में वापस से देख सकते हैं। तो होम्योस्टासिस के द्वारा ECF का जो कंपोनेंट है उसको वापस से नॉर्मल करने का मैकेनिज्म डेवलप होने लगता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं किस प्रकार होता है। ए फॉल इन प्लाज्मा कैल्शियम लेवल कॉजेज टिटेनी। मान लीजिए किसी व्यक्ति में कैल्शियम का लेवल डाउन होने लगता है तो एक कंडीशन उत्पन्न होती है जिसे टिटेनी बोलते हैं। कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि कैल्शियम की कमी से होता है, तो कैल्शियम की कमी से क्या होता है, टिटेनी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। इसमें क्या होता है, अबनॉर्मल स्पास्मोडिक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। जब कैल्शियम की कमी होती है तो मसल्स में असामान्य रूप से संकुचन होने लगता है या कन्वर्जन आने लगते हैं, मिर्गी जैसे दौरे आने लगते हैं, फिट्स आने लगते हैं, क्योंकि कैल्शियम की कमी से जो मसल्स होती है, नर्वस टिश्यू होते हैं, वो एक्साइटेड हो जाते हैं, उनमें संकुचन बढ़ने लगता है।
राइजिंग ब्लड कैल्शियम डिप्रेस मसल एंड नर्व फंक्शन। इसका उल्टा, अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो जो मसल होती है, जो नर्व फंक्शन होते हैं वो डिप्रेस होने लगते हैं एंड कैन इवन कोज द हार्ट टू स्टॉप बीटिंग। और ज़्यादा कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो हार्ट बीट भी रुक सकती है, क्योंकि मायोकार्डियम ही हार्ट बीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अदर देन कैल्शियम लेवल देर आर मेनी पैरामीटर इन द ECF विच मस्ट बी इन कॉन्स्टेंट लिमिट। सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, उस ECF में पाए जाने वाले सभी जो गुलित अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ, उन सबका नॉर्मल अवस्था में होना बॉडी के लिए अनिवार्य होता है। दिस एडजस्टमेंट इज मेंटेन्ड बाय द होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। बॉडी में जो होम्योस्टेसिस होता है, ये जो बैलेंस की जो अवस्था होती है उसके द्वारा ये किया जाता है। होम्योस्टेसिस के बारे में डिटेल जानकारी के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके ये टॉपिक वापस से देख सकते हैं। नेक्स्ट, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। द इंटरनल फ्लूइड फाउंड विद इन द सेल इज नोन एज इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और ICF। ह्यूमन बॉडी की कोशिकाओं के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड इंट्रासेल्युलर फ्लूइड या ICF कहलाता है। इन ह्यूमंस द टोटल बॉडी वाटर कंपोजिशन इज मेड अप मेनली ऑफ इंट्रासेल्युलर फ्लूइड इज अबाउट 67%। कुल जल का लगभग 67% इंट्रासेल्युलर फ्लूइड पाया जाता है। द मेजर केटाइन इन द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड इज पोटेशियम। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल फिर से आ रहा है कि इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धनायन, ये भी कंप्यूटर में पूछा गया कई बार, वो पोटेशियम होता है। द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, डिजोल्व्ड आयंस एंड अदर मॉलिक्यूल्स। पोटेशियम के अलावा जल, अन्य आयंस और अन्य मॉलिक्यूल्स इसमें पाए जाते हैं। द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कंसर्न विद द साइटोसोल ऑफ द सेल। अब कहाँ होता है इंट्रासेल्युलर? कोशिका की जो मेम्ब्रेन होती है चारों तरफ, उसकी फ्लूइड भरा रहता है, जिसे अपन साइटोसोल कहते हैं, जिसमें कोशिका के कोशिकांग या ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं या पाए जाते हैं, उसमें इंट्रासेल्युलर फ्लूइड भरा हुआ रहता है। द कंपोजिशन ऑफ इंट्रासेल्युलर फ्लूइड इज मेनली कंट्रोल्ड बाय द सेल इटसेल्फ। अब इंट्रासेल्युलर जो कंपोनेंट्स रहेगा उसमें क्या रहेगा, किसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, किसकी अमाउंट कम करनी है, किसकी ज़्यादा करनी है, कोशिकाएं अपनी मेम्ब्रेन के द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा मैनेज करती रहती है। बिकॉज देयर इज सेलेक्टिव अपटेक एंड डिस्चार्ज मैकेनिज्म प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें दो प्रकार का मैकेनिज्म काम करता है। नंबर 1 अपटेक। अपटेक मीन्स द टेकिंग इन, अर्थात किन किन पदार्थों को अंदर आने देना है, एंड डिस्चार्ज मैकेनिज्म, और कौन से पदार्थों को बाहर निकलना। तो कुछ को अंदर लेके कुछ को बाहर निकाल के सेल मेम्ब्रेन ये बैलेंस करने का काम करती है। द कंपोजिशन ऑफ ICF कैन देयरफॉर बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ECF। इसलिए इंट्रासेल्युलर फ्लूइड का जो कंपोजिशन है वो एक्स्ट्रासेल्युलर की तुलना में बहुत विभिन्न प्रकार का होता है। सोडियम लेवल्स आर नियरली 10 टाइम्स हायर इन द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड देन इन द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में जो सोडियम पाया जाता है उसकी तुलना में एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में सोडियम 10 गुना अधिक पाया जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला केटाइन या धनायन होता है सोडियम, और इंट्रासेल्युलर में होता है पोटेशियम। दिस कंसंट्रेशन डिफरेंसेज अकर्स बिकॉज सोडियम डिफ्यूजेज इनटू द सेल डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देयर इज ए पंप इन द मेम्ब्रेन विच सेलेक्टिवली पंप इट बैक आउट अगेन। एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में चूंकि सोडियम ज़्यादा होता है, 10 गुना ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने के कारण से धीरे धीरे कोशिकाओं को भीतर डिफ्यूज होने लगता है। चूँकि ये एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड का धनायन होता है, कोशिकाओं के भीतर इसकी अमाउंट कम रहनी चाहिए आइडियली, इसलिए जैसे ही अगर डिफ्यूजन के द्वारा सोडियम कोशिकाओं को भीतर जाता है तो कोशिकाओं की मेम्ब्रेन एक पंप होता है जिसे सोडियम पंप बोलते हैं अपन, उसके द्वारा वापस से इसको डिस्चार्ज करके बाहर निकाल लिया जाता है। अर्थात इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में सोडियम की अमाउंट को बढ़ने से रोका जाता है। दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज एसेंशियल फॉर द फंक्शन ऑफ एक्साइटेबल सेल्स मेनली नर्व एंड मसल्स। इस प्रकार इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में सोडियम की मात्रा को बैलेंस रखकर जो नर्व है, जो मसल्स है, उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए होम्योस्टेसिस या बैलेंस की अवस्था अति आवश्यक होती है। कन्वर्जली मेनी सब्सटेंसेज आर फाउंड इनसाइड द सेल इज सिग्निफिकेंटली हायर अमाउंट देन आउटसाइड। इसी प्रकार एक्स्ट्रासेल्युलर की तुलना में विपरीत बात करें तो इंट्रासेल्युलर पदार्थ जो होते हैं सेल्स के भीतर, वो एक्स्ट्रासेल्युलर की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं।
वो क्या क्या हो सकते हैं, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो हमारी केमिकल करेंसी या रासायनिक मुद्रा होती है। इसके अलावा प्रोटीन और पोटेशियम, इंटरसेल्युलर फ्लूइड में सबसे ज़्यादा पोटेशियम दोनों होता है, इसके साथ साथ प्रोटीन और एटीपी पाई जाती है जो अन्य की तुलना में सर्वाधिक होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड के में जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उनका जो बैलेंस है वो बना रहना अति आवश्यक है। यदि एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में सोडियम का अमाउंट कम होगा, ये बॉडी के लिए आइडियल नहीं है। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में पोटेशियम का अमाउंट कम होगा, ये बॉडी के लिए नॉर्मल नहीं है। तो इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में पाए जाने वाले सभी कंपोनेंट्स बैलेंस अवस्था में होने पर ही हमारी बॉडी नॉर्मली फंक्शन कर सकती है। आज हमने सीखा कि ह्यूमन बॉडी में कितने % जल पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड क्या होते हैं और कौन कौन से फ्लूइड एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ हमने सीखा कि इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड क्या होते हैं और किस प्रकार ह्यूमन सेल्स में इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड का जो लेवल है उसको कांस्टेंट या लिमिट में रखा जाता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके अन्य फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उन लोगों तक भी इस वीडियो का लिंक शेयर करें जिससे उनको भी इस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी मिल सके। धन्यवाद।